आप लोग भीड़ देखा, लेकिन आप लोग सिलीगुड़ी में 500 बस आया, सिलीगुड़ी कोलैप्स हो गया, वो आप लोग नहीं देखा। एमएलए का काम झाड़ू देने का नहीं है, रास्ता साफ करने का नहीं है, जनता का आवाज को बुलंद करने का जिम्मेदारी एमएलए एमपी का होता है। लोग मुझे एटीएम बोलते हैं, एटीएम का मतलब है ऑल टाइम मलाका। राजनीति में कहा जाता है कि किसी भी राजनेता का करियर संघर्ष और छात्र नेताओं की तरह पाठ लेने से शुरू होता है। उसी कड़ी में हमने जब आगामी दिनों में चुनाव से पहले ये ठाना है कि आपको हर राजनेता की बैकग्राउंड कहानी और उनके आगामी दिनों के संघर्ष के बारे में बताएंगे। इसीलिए आपका हम स्वागत करते हैं न्यूज़िस्तान में, और ये न्यूज़िस्तान का सेगमेंट है नेताजी बोलिए, जिसमें आज हमारे सामने जो शख्स मौजूद है वह है शंकर मालादार, जो कि माटेगाड़ी और नक्सलबाड़ी के अभी करंट सिटिंग विधायक है और पिछले 2 टर्म से यहाँ विधायक रहे हुए, और इस बार भी कांग्रेस की तरफ से इन्हीं का नाम आया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे मुखातिब किया जाए और कुछ आपके हिस्से के प्रश्न पूछा जाए। तो ये चैनल है न्यूज़िस्तान और नाम है हमारा विशाल। तो सर शुरू करें क्वेश्चंस का सफ़र। सर सबसे पहले, आप एक लंबे अरसे से राजनीति करते आ रहे हैं, आपने देखा है, इंदिरा गांधी जी का सफ़र देखा, संजय गांधी जी के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ किया, उनमें सबसे एक अच्छा अनुभव आपको किसके साथ काम करना लगा सर सबसे पहले? सर देखिए, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, उसका बराबर नेता ना भारत में ना विश्व में पैदा हुआ ना आगे होगा। मैं उस समय छात्र राजनीति छोड़ करके युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। उसी समय से इंदिरा गांधी का साथ काम करने का मौका हमको 2 बार मिला। सबसे बड़ा बात है 1977 में जब इंदिरा जी हार गया, तो उनका दार्जिलिंग का प्रति उनका परिवार का, नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का एक संपर्क था। तो दार्जिलिंग इंदिरा गांधी आया, बागडोगरा एयरपोर्ट में उतर, हम लोग उसको स्वागत करने के लिए गया। उस समय इंदिरा गांधी जनता सरकार इंदिरा गांधी को बैठने के लिए वीआईपी लाउंज भी नहीं खुला, और उस समय इतनी भीड़ थी, इतनी वर्कर थे, सारे वर्कर ने वीआईपी लाउंज तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी खुद जाकर के इन लोग को रोका, संभाल दिया, और इंदिरा गांधी को मैं गाड़ी में बिठा के और गनी खान चौधरी का साथ मैं दार्जिलिंग में उसको पहुंचा दिया। उनके साथ बातचीत किया, 2 बार मिलने का मौका मिला। इंदिरा जी जो प्राइम मिनिस्टर बना, तब उनके साथ में दिल्ली में जा कर के 1 नंबर सफदरजंग रोड वो बंगलों में रहते थे। उसके बाद 1984 इंदिरा जी का देहांत हो गया, राजीव जी आया, राजीव जी से भी काम करने का मौका मिला। राजीव जी को गुजरने के बाद सोनिया जी आया, सोनिया जी से भी काम करने का मौका मिला। इसमें मैं सबसे ज़्यादा परिश्रमी नेता राहुल गांधी, परिश्रमी, क्योंकि राजीव जी एक तैयार किया हुआ भारत में, इंदिरा जी का गुजरने के बाद राजीव जी जिम्मेदारी लिया, देश को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। उस समय कांग्रेस में दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता, किसका नाम लो, कितनी नाम लो, उस समय थे। लेकिन धीरे धीरे वो दिग्गज नेता लोग, कोई गुजर गया, कोई पार्टी छोड़ गया, कोई उम्र से बैठ गया, जैसे प्रणब मुखर्जी, जैसे कमलापति त्रिपाठी, जैसे केसी पंत, बसंत साठे, ये सब बड़े बड़े नेता, विद्याचरण शुक्ला, ये बड़े बड़े नेता लोग, दिल्ली के HKL भगत, तो धीरे धीरे वो नेता कोई गुजर गया, कोई बैठ गया। लेकिन राहुल गांधी का साथ मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। वो जो परिश्रम करते हैं, दिन रात एक करके पार्टी के लिए काम करता है। मैं ये भी जानता हूँ कि देश को नेतृत्व राहुल गांधी ही देगा, और
इंदिरा गांधी का बाद सबसे परिश्रमी नेता राहुल गांधी है। लेकिन सर शंकरदा, आपने जैसे कि बताया कि राजीव गांधी के टाइम बहुत बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता थे, लेकिन जब राहुल गांधी राजनीति में आए तब भी बड़े बड़े नेता थे। पी चिदम्बरम थे, उनके अभी भी है, पी चिदम्बरम है, मनमोहन सिंह। यूपीए 2 की तो जीत का क्रेडिट ही राहुल गांधी को दिया जाता था सर। सोनिया गांधी है, अलग अलग बड़े नेता है। तो भी आपको क्यों लगता है कि वो उस जो लेगेसी है, जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या संजय गांधी की जो लेगेसी थी जीत की, जिस तरीके, उसको सर आगे नहीं ले जा पा रहे? आपको क्या मुख्य कारण लगता है सर? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी प्रतिष्ठान विरोधी हवा था, महंगाई था, इतनी अच्छा काम करने का बावजूद भी यूपीए 1, यूपीए 2 देश के लिए जो कदम उठाए, 100 दिन के काम, खाद्य सुरक्षा कानून, आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना, पंचायती व्यवस्था, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसानों के कर्जा माफ, देश को आगे बढ़ाना, देश का अर्थनीति को मजबूत बनाना, उसके बावजूद भी बीजेपी का प्रचार, आरएसएस का प्रचार कांग्रेस का खिलाफ किया। राहुल गांधी कोई कोशिश में कोई कमी नहीं रखा, लेकिन राजनीति में आज देखिए, यूपीए ने इतना काम किया, यूपीए 1, यूपीए 2, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होने का बाद देश को बर्बादी बर्बादी बर्बादी। आप जितने भी हमारे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बेचना, अच्छा दिन नहीं आया, 15 लाख किसी को नहीं मिला, 2 करोड़ रोजगार किसी को नहीं दिया, देश नोटबंदी का कारण, जीएसटी का कारण, राफेल का स्कैम, कुल मिला के मीडिया नरेंद्र मोदी को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, पार्टी का अंदर में रीजनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा आगे आ गया, जिसके कारण कांग्रेस को पीछे हटना पड़ रहा है। इसमें राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आजकल मीडिया अपना तरीका से कोई ना कोई पार्टी का पक्ष लेते हैं। खास करके रीजनल पार्टी देखिए, हिंदुस्तान की कितनी स्टेट में रीजनल पार्टी डोमिनेट कर रहा है, और रीजनल पार्टी जहाँ जहाँ आया, बिहार में रीजनल पार्टी कांग्रेस गायब, उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी कांग्रेस गायब, आंध्र प्रदेश में को भी कांग्रेस, को भी रीजनल पार्टी, इस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी, इसी तरह बंगाल में तृणमूल पार्टी, असम में आशू पार्टी, कुल मिला के रीजनल पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा खा गया। इसके कारण कांग्रेस को आज पीछे हटना पड़ रहा है। इसके लिए हम राहुल गांधी को जिम्मेदारी नहीं देते। राहुल गांधी कोशिश कर रहा है, सोनिया गांधी सैक्रिफाइस किया है, प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ के कांग्रेस का लिए सेवा किया, भारत का संस्कृति को अपनाया, कांग्रेस पार्टी में उसका बराबर लीडर भी कोई नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी टुडे टुमारो फिर से सत्ता में आएगा, देश के लोग कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में ले आएगा। शंकरदा, जैसे आपने भी बताया रीजनल पार्टीज़ का, हम अगर रीजनल पार्टीज़ की बात करें, वेस्ट बंगाल ले लेते हैं। वेस्ट बंगाल में आप आईएसएफ जो रीजनल पार्टी है उसके साथ आपका गठबंधन है। आसाम में बीडीए जो है, बोडोलैंड की जो पार्टी है, वो आपके साथ गठबंधन है। आप बिहार चलते हैं तो बिहार में आपका रीजनल पार्टीज़ की, तो कांग्रेस तो रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर ही तो सर सत्ता में अगर कहीं है तो है सर। देखिए, राजनीति में 2 चीज़ के ऊपर हमें जोर देना पड़ता है। एक, कम्युनलिज्म के खिलाफ, 2, देश के खिलाफ, 3, हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड एंड रूल राजनीति हिंदुस्तान में शुरू हुआ, जहाँ जहाँ हम रीजनल पार्टी से हाथ मिलाया, वो रीजनल पार्टी सेकुलर फोर्सेस है। आज हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा संकट आया। सेकुलरिज्म, आप क्या खाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे, ये बीजेपी जो लागू किया हिंदुस्तान में, इसीलिए हमको सेकुलर फोर्स का साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। बंगाल में डेमोक्रेसी ख़त्म, बंगाल में ऑपोजिशन को ख़त्म कर रहा है। तो आज सेकुलरिज्म को बचाना
मोदी और दीदी को बचाने के लिए हम अकेला हम बीजेपी टीएमसी को हराने नहीं सकेगा। टीएमसी अगर सत्ता में रहेगा तो डेमोक्रेसी खत्म होगा, बीजेपी सत्ता में रहेगा तो देश बर्बाद होगा। दोनों का ही लक्ष्य एक है, एक का लक्ष्य है कांग्रेस बिना भारत और एक का लक्ष्य है विरोधी बिना बंगाल। इसीलिए आज सेकुलरिज्म का संकट देश में आया, इसलिए सारे सेकुलरिज्म का साथ हमको गठबंधन करना पड़ रहा है। तो दादा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका 2016 में सीपीएम के साथ गठबंधन था, अभी भी इस बार भी आपका गठबंधन है दादा। तो इस प्रकार के राजनीतिक विशेषज्ञ कहीं ना कहीं इस प्रकार की टीपा टिप्पणी करते हैं और लगातार ये दे रहे हैं कि कांग्रेस को तो सीपीएम के वोट मिल जाते हैं लेकिन जो उनके साथी होते हैं वो उनको डुबो देते हैं। चाहे देखिए 2016 का बात अलग था। 2016 का जोट जो था वो जोट को कुछ लोग ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोग ने विरोध किया। जैसे सीपीएम ने कहा, सीपीएम का भी एक ठो सेक्शन ऑफ ग्रुप कि ये बुर्जुआ पार्टी का साथ लड़ाई करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। ठीक इसी तरह कांग्रेस में भी 34 साल सीपीएम का मार खाया, वो सीपीएम को हम कैसे वोट देंगे। और 2016 का जो जोट उसका सेंट्रल कमेटी सीपीएम को मान्यता नहीं दिया। लेकिन इस बार का जोट जो है, इस बार का जोट देश जो संकट में चल रहा है, बंगाल जो संकट में चल रहा है, ये संकट का हाथ से बचाने के लिए सीपीएम का पॉलिट ब्यूरो और हमारा एआईसीसी दोनों ने इसको मान्यता दिया। इस बार का जोट मजबूती का जोट, इस बार का जोट सेकुलरिज्म बचाने का जोट, इस बार का जोट बीजेपी का हाथ से देश को बचाने का जोट, इस बार का जोट तृणमूल का हाथ से देश को बचाने का जोट। शंकर दादा जोट तो ठीक है लेकिन ये दिल कब मिलेंगे सर? पार्टीज तो मिल गई है, अरे दिल मिल गया, दिल से दिल मिल गया। अभी तो मैं और अशोक वर्षा जुलूस करके आया। 2 दिन पहले सीपीएम कांग्रेस मेरा क्षेत्र में जुलूस किया, सीपीएम उतर गया, कांग्रेस उतर गया। आज का प्रश्न जो है सीपीएम से ज़्यादा अत्याचार तृणमूल ने और बीजेपी ने हमारा साथ किया। इसीलिए सेकुलरिज्म को बचाना, देश को संकट का हाथ से बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दा में सीपीएम कांग्रेस एक साथ मिल के लड़ेगा और जनता भी ये चाहता है। इसका प्रमाण ब्रिगेड में जो जनसभा हुआ, हम 2 पार्टी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी ब्रिगेड का जो जनसभा हुआ, कल तो मोदी का जनसभा फ्लॉप हो गया। पर लोग तो कह रहे, न्यूज़ वाले तो कह रहे सर कि हिट हुआ, इतनी पब्लिक आई सर। अरे मोदी को तो न्यूज़ वाला ही बचा के रखा है। आज किसान आंदोलन हो रहा है, एक लाइन न्यूज़ में नहीं है। हरियाणा नगर निगम में कांग्रेस नेता, एक लाइन न्यूज़ में नहीं है। आज हिंदुस्तान का बीजेपी का परिस्थिति है, दीप होता है ना, ऊपर में जलता है, नीचे में अंधकार है। दिए जले अंधेरा, सबसे दिए चले अंधेरा नीचे का, बीजेपी का हालत वही है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, मीडिया चाहे कुछ भी बोले, बीजेपी हार रहा है। पंजाब में बीजेपी गायब, हरियाणा में बीजेपी गायब। कल भी दिल्ली में बाई इलेक्शन हुआ नगर निगम का, कांग्रेस ने जीता। शंकर दा इस तरह की बात की कि बंगाल में सरकार चाहे बीजेपी की बने या टीएमसी की बने, टूट तो कांग्रेस में ही होगी। आप इन जो इस प्रकार के जो बातें आ रही हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तृणमूल पार्टी एक नया कल्चर शुरू किया, लेकिन लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, जो खेला बीजेपी खेलते हैं वो खेला दीदी भी खेलते हैं। दीदी का एक एग्जाम्पल देता हूं, मनीराम ग्राम पंचायत, वहां पर तृणमूल जीता 1 आसन में, 16 आसन में जीता सीपीएम, ठीक है, बोर्ड बन गया टीएमसी का। सारा बंगाल में टीएमसी ने कोई ऑपोजिशन को नहीं रखा, चाहे डंडा दिखा के, चाहे पुलिस दिखा के, चाहे प्रलोभन दिखा के, लोभ दिखा के उसको बाध्य किया ज्वाइनिंग करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, मतलबी लोग सभी पार्टी में होता है। बीजेपी से छोड़ के भी तो कांग्रेस में गया, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया। ये तो डेमोक्रेसी में अपना अपना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जीता वो चला गया, लेकिन जिसने जिताया वो अभी भी कांग्रेस का साथ है। जो जीता वो गया, लेकिन जो जिताया वो भी कांग्रेस का साथ है।
46 ईयर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है बंगाल में। आज भी हम लड़ाई का मैदान में हैं। सरकार में हम नहीं हैं, लेकिन लोगों का दरकार में हम हैं। पेट्रोल डीजल गैस का दाम, रास्ता में कांग्रेस सीपीएम बीजेपी नहीं है। आज देश की किसान के ऊपर इतनी बड़ी अन्याय हो रहा है, कांग्रेस लड़ाई का मैदान में प्रतिवाद में, जीएसटी का खिलाफ, अच्छा दिन का खिलाफ, महंगाई का खिलाफ कांग्रेस आज भी लड़ रहा है। आज भी कांग्रेस पार्टी का छात्र परिषद कॉलेज में लड़ रहा है। 46 साल हम सत्ता में नहीं आए, आज भी कांग्रेस जिंदा है। हिंदुस्तान की कोई भी गांव में जाओगे, एक कांग्रेसी वर्कर आपको मिलेगा। गोवा में जीता मेजोरिटी कांग्रेस का, सरकार बन गया बीजेपी का। मणिपुर में 16 आसन कांग्रेस का, 1 आसन बीजेपी का, वहाँ बीजेपी का सरकार बन गया। जैसा दीदी वैसा मोदी। दीदी की बात चली रही तो कल सिलीगुड़ी में दीदी की बहुत बड़ी रैली पद यात्रा थी, आपने देखा होगा। तो उसमें दीदी एक बड़ा सा गैस लेकर चल रही थी, गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर, थर्माकोल से बड़े कुछ 6-7 फीट को लेकर। तो आपको लगता है कि चुनाव से पहले इस प्रकार की कहीं ना कहीं दीदी को जन समर्थन देने में मददगार होगी? क्योंकि कल जन समर्थन तो बहुत था सर, हम लोग भी वहीं आप थे। हाँ सर। लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है, सिलीगुड़ी शहर काल 500 से ऊपर बसेस सिलीगुड़ी को 4 बजे तो कोलैप्स कर दिया। प्रशासन सिलीगुड़ी का लोगों को आना जाना बंद कर दिया। कांग्रेस ऑफिस के सामने हम लोग जाने नहीं पाए अपना दफ्तर में। उत्तर बंगाल का 54 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रत्येक तृणमूल कैंडिडेट को तीन टुकर के बास ले आने के लिए बोला। हर जिला से, हर क्षेत्र से तृणमूल लोग बास भर्ती करके सिलीगुड़ी में आया। आप लोग भीड़ देखा, लेकिन आप लोग सिलीगुड़ी में 500 बास आया, सिलीगुड़ी कोलैप्स हो गया, वो आप लोग नहीं देखा। आप लोग भीड़ देखा। तो आप कह रहे हैं कि वो भीड़ बाहर से आई थी? 100%, 1000% आई चैलेंज इट। 500 बास कहाँ से आया? वो तो आप लोग नहीं देखा, भीड़ देखा। तो भीड़ तो हो गई। उत्तर बंगाल का 54 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्येक एमएलए को निर्देश दिया गया, ऑर्डर दिया गया, 3 टुकर के बास भर्ती करके ले आना। तो कितना बासेस होता है? आप लोग वो देखा है? नहीं देखा, भीड़ देखा है। भीड़ तो हम भी किया है ब्रिगेड में। तो इसका मतलब क्या है? हम सत्ता में आ गया। तो आप कह रहे हैं सर भीड़ से, लेकिन सर भीड़ से कहीं ना कहीं हवा तो बनी जाती है ना कि जन समर्थन, जिस व्यक्ति के पीछे भीड़ है उसको जन समर्थन है। तो हमारा भी तो जन समर्थन है, तो हम ही सत्ता में आ रहे हैं। ब्रिगेड में हम भी जनसभा किया, मोदी से ज़्यादा आदमी हुआ। हम था उस दिन कलकत्ता में। लोग परेशान हो गया, बीजेपी टीएमसी से लोग परेशान हो गया। लोग ऑल्टरनेटिव फोर्स ढूंढ रहा है, और ऑल्टरनेटिव फोर्स है वाम एवं कांग्रेस। आपको लगता है सर, मैं यही पूछना चाह रहा था कि 2011 में जो ममता दीदी सत्ता की सीढ़ी चढ़ती है तो कांग्रेस के समर्थन से चढ़ती है, लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई है सर कि अब ममता और कांग्रेस के जो गठबंधन की होने की कुछ संभावना ही नहीं दिख रही? जबकि सीपीआई-एमएल के जो दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने कुछ दिनों रोज़ पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, अगर टीएमसी हमारी कुछ शर्तों को मान लेती है तो हम उन्हें बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन दे सकते हैं। बीजेपी को रोकने के लिए हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है। बीजेपी कोई रीजनल पार्टी नहीं है, बीजेपी कोई बटतला का संगठन नहीं है। बीजेपी हिंदुस्तान का सत्ताधारी पार्टी है। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कांग्रेस। असम में बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कांग्रेस। सारे हिंदुस्तान, कर्नाटक बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कांग्रेस। सारे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है कांग्रेस। ये दीदी का साथ गठबंधन क्यों नहीं हुआ? ये दीदी बीजेपी मंत्रिसभा का मंत्री था, दीदी बीजेपी का साथ अलायंस किया था। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी को कलकत्ता में ला करके ममता बनर्जी का माँ का हाथ से बना हुआ मालपुआ खिलाया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 8 एमपी ममता ने दिया था। पार्लियामेंट में जब 370 बिल हो रहा था, उस समय एब्सेंस होकर के बीजेपी को मदद किया था। लोग जानते हैं बीजेपी, दीदी और मोदी एक ही है। कांग्रेस को खत्म करो। लेकिन सर दीदी तो आपके साथ भी तो थी। अरे जब थी सब थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ के ही तो भारत में जितना पार्टी बना है। आप कांग्रेस को खाएगा, कांग्रेस को साइन बोर्ड बनाएगा,
कांग्रेस को जेल में डालेगा। सारे बंगाल में कांग्रेस को लूट किया आपने, और वो कांग्रेस जाएगा आपके पास गिरगिरा के जोट करने के लिए। बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। और बीजेपी का लड़ने के लिए अगर कोई दुश्मन का साथ हाथ मिलाना पड़ेगा तब भी हम लोग हाथ मिलाएंगे। चलिए सर, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर कुछ हाँ, बातें बोलिए। करते हैं। आपकी जो माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी इस बार की विधानसभा जो रहा है आपकी जर, वो आपको किस तरीके से आप उस राह को देखते हैं सर? कितनी मुश्किल होगी इस बार? कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि नक्सलबाड़ी माटीगाड़ा विधानसभा क्षेत्रों का साथ 45 साल से मेरा संपर्क है, 45 ईयर्स का संपर्क। माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्रों का 338 बूथ, हम हर बूथ का नाम बोल सकता है। 45 साल माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी क्षेत्रों में हम पार्टी का काम किया, जनता के लिए काम किया। कभी तो कांग्रेस एक ही था, एक ही पार्टी था। आज तृणमूल जो करता है वो सब मेरा ही साथी है। माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी का जनता हमको पहले भी समर्थन दिया, आज भी समर्थन देगा, और कांग्रेस ही जीतेगा और मैं ही जीतूंगा। सर, आपको लगता है कि आपके इलाके में जो विकास के आपने प्लान्स बनाए थे वो पूर्ण रूप से पूरे हुए हैं सर? देखिए, ऑपोजिशन पार्टी में रह करके जो अधिकार जनता को मिलना चाहिए, मेरा क्षेत्रों का काम करने का जिम्मेदारी जो सरकार में रहता है उसका, लेकिन काम कराने का जिम्मेदारी होता है जो वहाँ का जनप्रतिनिधि होता है। आज हम लोग सरकार को बाध्य किया हिंदी कॉलेज बनाने का, आज हम लोग सरकार को बाध्य किया फायर ब्रिगेड बनाने का, वाटर प्रोजेक्ट बनाने का, आज हम लोग बाध्य किया सेंट्रल गवर्नमेंट को खुदीराम पल्ली का डिफेंस का लैंड का पट्टा दिलाने का, आज हम लोग बाध्य किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिस समय सीपी जोशी मंत्री थे, एशियन हाईवे का रास्ता फुलवारी से घोषपुकुर होकर नेपाल जाता था। हम लोगों ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट लेके, सीपी जोशी का सपोर्ट लेके आज माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के ऊपर से नेशनल हाईवे का, एशियन हाईवे का फ्लाईओवर बना। मेडिकल कॉलेज का बेनिफिट मिल रहा है, यूनिवर्सिटी का बेनिफिट मिल रहा है, बागडोगरा एयरपोर्ट का बेनिफिट मिल रहा है, बेंगडुबी कैंटोनमेंट का बेनिफिट मिल रहा है। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस का था, यूपीए सरकार था, हमें काम करने का मौका मिला। एक विधायक नाला नहीं बनाएगा, एक विधायक आपको क्या बोलता है वो इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगाएगा, एक विधायक जनता का आवाज़ को, जनता का डिमांड को, जनता का आवाज़ को पहुंचाएगा विधानसभा का अंदर, लोकसभा का अंदर, सरकार का पास, चीफ मिनिस्टर का पास। जो काम हम 10 साल से कर रहे हैं विधानसभा का भीतर, मैंने आवाज़ उठाया शिव मंदिर को 100 और बनाना चाहिए। जैसे कोलकाता को बचाने के लिए विधाननगर बना, विधाननगर को बचाने के लिए नया हाट बना, नतून हाट, न्यू टाउन बना। ठीक सिलीगुड़ी को बचाने के लिए एक शहर बनाना होगा, जो शहर शिव मंदिर में बागडोगरा लेकर के, मेडिकल कॉलेज लेकर के, यूनिवर्सिटी लेकर के एक शहर बनाना है। बार बार विधानसभा में हम उठाया, हम बॉबी हकीम का पास 10 बार चिट्ठी लेकर। ये एमएलए का काम है, एमएलए का काम झाड़ू देने का नहीं है, रास्ता साफ करने का नहीं है। जनता का आवाज़ को बुलंद करने का जिम्मेदारी एमएलए एमपी का होता है। वो काम मैं रोज करता हूँ। सर, ऐसा कहा जाता है सियासत में कि जब 10 साल अगर कोई विधायक रह जाता है तो ज़्यादातर अगला जो उसका टर्म होता है तो ऐसा ही माना जाता है कि उसकी सरकार या फिर उसका पक्ष आना बहुत मुश्किल होता है। वो रहा, वो जो टाइम पीरियड होता है थर्ड टाइम का, बहुत कठिन होता है। तो आपको कहीं नहीं लग रहा कि कठिनता? हमें कोई कठिन नहीं लग रहा। हमारा क्षेत्र का जनता का ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। हम कठिन समय में भी जीता है। 36,000 हारा सीट में मैंने जीता है 2011 में। 2016 में मैं 19,000 वोट से जीता हूँ। इस बार मैं उससे भी ज़्यादा वोट से जीतूंगा। मैं जनता का, लोग मुझे एटीएम बोलता है। एटीएम बोलता है। एटीएम का मतलब है ऑल टाइम मालाकार। ऑल टाइम मालाकार। सर, आपको राजनीति का कहीं ना कहीं बाजीगर माना जाता है, ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि लोग आपको इस नाम से क्यों पुकारते हैं सर? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन का 46 साल मैंने मिट्टी से जुड़ा हुआ एक वर्कर था। धीरे 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 राजनीति का जो पाठशाला है वो पाठशाला मैंने पार कर दिया।
इसीलिए सही समय सही सिद्धांत हम लेते हैं। इसीलिए सिलीगुड़ी मॉडल जो आज पश्चिम बंगाल में घर घर में आवाज़ है, सिलीगुड़ी मॉडल 2009 साल में मैंने सीपीएम का सपोर्ट लेकर के सिलीगुड़ी पोरो बोर्ड बचाया था। तो सही समय सही वक्त लेना, आप सबका शुभेच्छा, माँ बाबा का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मेरा साथ है, और सही वक्त मैं सही सिद्धांत लेते हैं। सर नांटू पाल जो कभी आप उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो कभी आपके साथी भी रहे हुए हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार उनको टिकट भी नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की आवाज़ उठ रही है उनकी। देखिए, वो ना मेरा पार्टी का है ना हमारा दल का साथ था। उसको पावर चाहिए, जो उसको पावर दे सकता है वो उसका साथ रहेगा। पार्टी में 3 किस्म का लोग होता है। एक होता है सोनाउल्ला, एक होता है करीमुल्ला, एक होता है बोकाउल्ला। करीमुल्ला वाला होता है जो काम करता है, बांग्ला में जैसे बोलता है करीमुल्ला, काम करता है। एक होता है सोनाउल्ला, खाली सुनता है, ठीक है, और एक होता है बोकाउल्ला, बकता है, खाली बकता है। तो तृणमूल पार्टी में जितने भी आए सभी नांटू पाल है। तृणमूल पार्टी में जितने भी लोग हैं सभी नांटू पाल है। गौतम देव कांग्रेस करता था, रंजन सरकार कांग्रेस करता था, तृणमूल का जितना भी लोग था कांग्रेस करता था। कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में गया, फिर 2-4 दिन और देखिए तृणमूल छोड़ के कांग्रेस में आएगा। आने का समय आ गया। बहुत लोग मुझे संपर्क रखा, मेरा क्षेत्र में भी बहुत तृणमूली लोग संपर्क रखा। लेकिन आपने बोला ना बाजीगर, मैं भी ताश खुलूंगा धीरे धीरे, पत्ते धीरे धीरे खोलेंगे सर। अब सर समय आ चुका है हमारे रैपिड फायर राउंड का। हमारी सेगमेंट में रैपिड फायर राउंड होता है, हम आपको कुछ नाम बोलेंगे और बिना टाइम लिए आपको जो पहला शब्द उनके लिए आता है आप बोलिएगा, ठीक है सर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टी के राहुल गांधी सर। सबसे परिश्रमी नेता है। अधीर रंजन चौधरी। उसका जैसे डायनामिक लीडर होता ही नहीं। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी डायनामिक लीडर है लेकिन चीफ मिनिस्टर का योग्य नहीं है। नरेंद्र मोदी। सबसे टोपी पहनाने वाला मार्केटिंग नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल। एक समय सबसे आगे था, हिंदुस्तान को डोमिनेट करता था पश्चिम बंगाल, आज 14 नंबर में आ गया। अशोक भट्टाचार्य। काम का आदमी है। बीजेपी। धोखाबाज पार्टी है। राजनीति। सबका लिए नहीं है। और अब की बार कांग्रेस सीपीएम सरकार। तो खैर अब उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब शंकर मालाकार से मिलेंगे तब हम भी उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। इसी तरह न्यूज़िस्तान को देखते रहिए। न्यूज़िस्तान के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शंकर मालादार के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह न्यूज़िस्तान को देखें और अपने राम को इजाज़त दीजिए।